नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थितियां दिन पे दिन ठीक हुई थी, लेकिन फिर ख़राब होने लगी। अब इस स्थिति में मार्केट में करना क्या चाहिए, इन्हीं सभी मुद्दों को सुलझाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अतुल भोले सर जुड़े हैं, फंड मैनेजर हैं कोटक म्यूचुअल फंड से। ये कोटक मिड कैप फंड संभालते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास शो में। धन्यवाद विवेक जी। सर, पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने मार्केट में देखा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मतलब एक होता है कि डिसीज़न पहले लोग लेते थे माइक्रो लेवल पर, आजकल मैक्रो लेवल पर रोज़ डिसीज़न लेना पड़ रहा है। और उसमें भी सर सबसे बराबर। ज़्यादा जो पेन है वो मिड कैप में आता है। अभी हालांकि पिछले कुछ दिनों में मिड कैप ने अच्छा एक बाउंस बैक दिया है। सर, क्या लग रहा या है, अब हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी को भूल के क्वालिटी मिड कैप्स और क्वालिटी स्मॉल कैप्स पर बने रहना चाहिए, या अभी भी यहाँ पर फिर दोबारा नए सिरे का पेन आ सकता है? मुझे लगता है ग्लोबली जो अनसर्टेनिटीज है वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइस जो है ग्लोबल मार्केट में $125 पे चली गई है। और अपना करेंसी रुपया भी 95 पे चला गया है। तो थोड़ा शॉर्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गई है। जबकि हम बोल नहीं सकते कि ये चीज़ें कब सॉल्व होगी और ऑयल कब नीचे आएगा। बट जैसे आपने बोला कि मुझे लगता है कि ये जो एक मौका है कि जो क्वालिटी मिड कैप है, जहाँ पे बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट्स के क्वालिटी अच्छी है, जो ये सब जो वोलेटिलिटी है उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो मिड कैप में बने रहना चाहिए। और अगर कहीं पे अच्छी खासी गिरावट दिखती है 15-20% जो मार्केट में हो सकती है कभी भी, वहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए। बिकॉज जो हिस्ट्री से हम सीख सकते हैं कि ऐसे जब शार्प मोमेंट होते हैं तो थोड़े समय के बाद नॉर्मलाइजेशन आता ही है उसमें। तो हम देखेंगे कि ये कैसे होता है, कब होता है, बट डेफिनेटली बने रहना चाहिए क्वालिटी मिड कैप्स में। और जहाँ पे गिरावट होगी वहाँ पे थोड़ा हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज जो कि इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा डीप बात हो रही है, वो हो रही है क्रूड ऑयल को लेकर। कि क्रूड ऑयल थोड़ा भी ऊपर आता है, इंडिया का टेंशन बढ़ने लगती है, इंडिया की इकोनॉमी पर डिस्टर्बेंस के बादल छाने लगते हैं, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि मार्केट में पेन पॉइंट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है अक्रॉस द इमर्जिंग मार्केट। सर, इस अनसर्टेनिटी के साथ हम कुछ ऑल्टरनेटिव जैसे फ्यूल की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या हमें वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करना है, या ये जो मूव आए हैं अभी ये एक शॉर्ट टर्म है? क्रूड ऑयल अगर किसी दिन सेटलमेंट हो गया और क्रूड ऑयल सेटल हो गया तो हम रिन्यूएबल एनर्जी और इनसे जुड़े हुए शेयरों में फंस तो नहीं जाएंगे? मतलब विवेक जी, आपका जो असेसमेंट है वो बराबर लग रहा है। बिकॉज ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स होते हैं कि ऑयल ऊपर जा रहा है इसके लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी या वो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। हालांकि कंट्रीज के लेवल पे बहुत ज़्यादा काम होगा। हमने देखा कल परसों फ्रांस ने भी अनाउंस किया कि 2030 तक वो कोल का यूज़ बंद कर सकते हैं, और 2050 तक उनका टारगेट है कि फॉसिल फ्यूल्स कंप्लीटली बंद करेंगे। कंट्री के लेवल पे काम होते रहेगा, बट स्टॉक मार्केट में ये होता है कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग बहुत छोटे समय में बहुत ज़्यादा मुंह आ जाती है, और जब चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगती है तो वो जो मुंह आया है उसमें से काफ़ी सारा गेन जो है वो वापस चला जाता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अभी जो रिन्यूएबल शेयर्स में जो तेजी आई है उसको, वो जो मोमेंटम है उसको चेस नहीं करना चाहिए। अगर जैसे आपने बोला कि ये प्रॉब्लम जो है ऑयल का या वॉर का, अगर वो सॉल्व होते हुए दिखा तो वो शेयर में काफी बिकवाली भी आ सकती है। तो अभी वो मोमेंटम चेस नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, इस समय अगर हम देखेंगे कि जो ऑयल से ही जुड़ी हुई कंपनियां, फॉर एग्जांपल रिफाइनिंग कंपनियां, और अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखें, इन सभी में अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो किस साइड जाए? रिफाइनिंग की साइड जाए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की साइड जाए, या उसको एक मिक्स ब्लेंड, जैसे जिन कंपनीज की रिफाइनरी भी हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो वहाँ पर जाना चाहिए? मुझे लगता है दोनों जगह पे थोड़ा रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। बिकॉज हमने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी काफ़ी गिरावट आ गई है शेयर्स के भाव में। हालांकि दे आर इनकरिंग लॉसेस बिकॉज ऑयल प्राइस ऊपर गई है और रिटेल लेवल पे पेट्रोल डीजल के भाव अभी भी ऊपर नहीं जा रहे, तो दे आर इनकरिंग लॉसेस।
बट हद तक ये शेयर्स के प्राइस में आ गया है। तो वहाँ पे भी अगर ऑयल नीचे आता है ग्लोबल लेवल पे, तो वहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है। और दूसरे साइड पे ये जो वॉर चल रहा था लास्ट मंथ, तो मिडल ईस्ट में कुछ रिफाइनिंग कैपेसिटीज को काफी नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह से रिफाइनिंग कैपेसिटी ग्लोबली नीचे आ गई है। तो रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो काफी ऊपर के हद तक है। और जब भी ऑयल नीचे आएगा, शायद रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े समय तक ऊपर के लेवल पे रह सकते हैं, बिकॉज रिफाइनिंग कैपेसिटी वापस आने को थोड़ा टाइम लगेगा। तो जहाँ पे मिक्स है, रिफाइनिंग एज वेल एज मार्केटिंग है, और फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, दोनों ही जगह पे हम एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें रिफाइनिंग प्लस मार्केटिंग थोड़ा स्ट्रक्चरल कॉल है, उसमें हम लंबे समय तक भी जा सकते हैं। बट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो एक टैक्टिकल या अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड हो सकती है इस मार्केट में, कि जब वॉर या ऑयल प्राइस नीचे आएगी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हम उछाल दे सकते हैं। ठीक है सर। तो ये सर एक चीज़ और जो कि लोग बोलते हैं कि थोड़ा भी मिड कैप शेयर जब चलते हैं तो वैल्यूएशन फ्रंट पर अभी भी स्ट्रेच हो जाती है उनकी वैल्यूएशन, और दूसरा कि अर्निंग विजिबिलिटी अभी भी मिड कैप में उतनी जियोपॉलिटिकल रिस्क कह लीजिए, ट्रेड वॉर कह लीजिए, इन सभी के चलते उतनी विजिबिलिटी नहीं आ रही। हालांकि जो अभी तक रिजल्ट्स आए हैं उसमें आपका क्या असेसमेंट रहा कि क्या ये अर्निंग विजिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है? फिर वैल्यूएशन पर आता हूं मैं। सो मुझे लगता है ऑब्वियसली थोड़ा मिड कैप या छोटी कंपनी जो होती है, मिड साइज या स्मॉल साइज कंपनीज, उनको ये जो मैक्रो चीजें होती है कि ऑयल 70-80 का 120 हो जाना, या रुपी 85 का 95 हो जाना, ऑब्वियसली इन चीज़ों से इन कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में काफ़ी बदलाव आता है या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। बट आई थिंक तो वोलेटिलिटी इसमें हमेशा ही रहेगी। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक पीरियड देखेंगे लास्ट 8-10 साल का, 8-10 साल पहले के मिड कैप कंपनी और आज के मिड कैप कंपनी में काफी फर्क आ गया है। सबके बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, कंपनीज की साइजेस भी काफी बढ़ गई है। पहले कंपनीज का प्रॉफिट 500,000 करोड़ होता था, आज बहुत सारी मिड कैप कंपनीज का प्रॉफिट 2 से 3 हजार करोड़ के भी बीच में आ रहा है। तो उनके पास भी एक एबिलिटी डेवलप हो रही है कि वो इस तरह के मैक्रो शॉक मैनेज कर पाए। तो अर्निंग विजिबिलिटी के प्रॉब्लम होगा, बट ऐसा नहीं है कि मिड और स्मॉल कैप स्पेस में ही सबसे ज्यादा होगा, लार्ज कैप कंपनीज में भी अर्निंग विजिबिलिटी के प्रॉब्लम आएंगे। और अभी के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें काफी जगह रिजल्ट अच्छे हैं, बिकॉज वॉर स्टार्टेड इन मार्च। तो और कंपनीज के पास इन्वेंट्री और वो सब होता है, तो मार्च तो ये क्वार्टर तो निकल गया है और काफी रिजल्ट काफी जगह पे अच्छे हैं। प्रॉब्लम आएगा आगे के 1-2-3 क्वार्टर में क्या होगा, और उसमें सारी कंपनी जो, भले वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, सारी की जो कमेंट्री आ रही है वो काफी कॉशियस है ये मैक्रो के चलते। तो मुझे लगता है अर्निंग विजिबिलिटी सब जगह थोड़ी एक जैसी, डायरेक्शन एक ही होगी, सब जगह प्रॉब्लम होगा, शायद मिड कैप में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक अर्निंग विजिबिलिटी हमें एक सब जो जून या सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उस वक्त ही एक बेहतर उसमें क्लैरिटी आएगी। और वैल्यूएशन की हम बात करें तो मिड कैप ऑब्वियसली महंगे हैं लार्ज कैप से। तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन आज की घड़ी में 18-19 टाइम पे चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे, और मिड कैप का वैल्यूएशन चल रहा है ऑलमोस्ट 26 से 28 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड। तो मिड कैप ऑब्वियसली महंगे हैं, बट हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 साल से कि मिड कैप का जो अर्निंग ग्रोथ है वो काफी बेहतर है कंपेयर टू लार्ज कैप। अगर लार्ज कैप में अर्निंग ग्रोथ 10-12% आने की संभावना है, तो मिड कैप में हम एक्सपेक्ट करें कि अर्निंग ग्रोथ 16 से 17% आ सकती है। ऑब्वियसली FY27 जो है वो काफी हद तक चेंज होते रहेगा, ये मैक्रो कैसे पैन आउट होता है, बट आज के घड़ी में ये एक्सपेक्टेशंस है। और अगर आप देखेंगे तो अपनी इकोनॉमी में जो कुछ कुछ सब सेक्टर्स है या पार्ट्स है जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, जैसे पावर T&D साइड ले लीजिए, या हॉस्पिटल्स ले लीजिए, या फिर कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जो कंपनीज है, एक्सचेंजेस, वेल्थ मैनेजमेंट, ये जो हाई ग्रोथ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक खाली मिड और स्मॉल कैप स्पेस में ही हम देख सकते हैं। लार्ज कैप में अभी तक ये, अगर हमें डिफेंस या पावर T&D या कैपिटल मार्केट या हॉस्पिटल नाम
में इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप में अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो इन ये दो तीन चीजों के चलते मुझे लगता है मिड कैप के जो वैल्यूएशन है, प्रीमियम वैल्यूएशन, वो सस्टेन रहेंगे। हमें सिर्फ देखना है कि कहाँ पे ग्रोथ आएगी, और जहाँ ग्रोथ आएगी हमें वहां पे इन्वेस्ट करना है वैल्यूएशन देख के। जी। तो यहाँ पर क्लैरिटी आएगी जून सितंबर क्वार्टर में, थोड़ी सी क्लैरिटी आने की उम्मीद है मैनेजमेंट कमेंट्री से, और जो सर ने बातें बताई उन पर भी ध्यान देना है। सर, कमिंग बैक टू द आईटी सेक्टर, आई मीन आईटी सेक्टर में हमने देखा कि रिजल्ट्स ठीक ही आए थे। अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो थोड़ा सा आय पर थोड़ा सा दबाव आया था कंपनियों की, लेकिन पनिशमेंट कुछ ज़्यादा मिल गया। ये पनिशमेंट केवल एक बहाना था कि डॉलर आय के 0.5% डी ग्रोथ होने, 1% डी ग्रोथ होने की वजह से इन कंपनियों को ज़्यादा पनिश किया गया, या एक्चुअल में पिक्चर वही है आज भी कि एआई का डर अभी भी घूम रहा है? एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, और उसमें दो तीन एक्चुअली कारण है कि ये कंपनीज ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है ग्रोथ फ्रंट पे। एक तो ऑब्वियसली एआई का नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है, और उसके चलते ये कंपनीज में काफ़ी जो हर हर साल आईटी, एक्चुअली इंडियन आईटी सेक्टर जो लास्ट 20-25 साल में थ्राइव हुआ, उसमें एक बड़ा पार्ट था कि ये कंपनी काफ़ी प्रोडक्टिविटी गेन्स या कॉस्ट सेविंग करके अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर रही थी। एआई के चलते या ऑटोमेशन के चलते ये थोड़े प्रोडक्टिविटी गेन ज़्यादा हो गए, तो एवरी ईयर ये कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है तो 15-20% कम कॉस्ट पे रिन्यूअल होता है, और उसको ये कंपनी ओवरकम करती थी बहुत ज़्यादा न्यू काम ढूंढ के। बट अभी प्रॉब्लम हुआ है कि ये डिफ्लेशन का जो रेट था वो थोड़ा बढ़ गया है, और अभी अपने जो आईटी सेक्टर है उनका एक साइज और स्केल भी इतना बढ़ गया है लास्ट 15-20 साल में कि ये साइज और स्केल पे और मार्केट शेयर लेके ग्रोथ दिखाना मुश्किल हो गया है। तो पहले ये कंपनी जो 10-15% परसेंट ग्रोथ पे चलती थी, अभी सेक्टर लेवल पे ग्रोथ रेट 3 to 5% पे आ गए हैं। तो और उस पे एआई नैरेटिव काफी स्ट्रांग है कि एआई की वजह से इन लोगों का काम काफी कम हो जाएगा। आई थिंक मार्केट हम देखते हैं कि हमेशा थोड़ा जो पेंडुलम होता है वो एक जगह पे नहीं होता है, वो एक्सट्रीम पे शिफ्ट होता है, एक्सट्रीम पे ही चलता है। तो अभी आईटी सेक्टर में मुझे लगता है कि पेंडुलम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक लेवल पे चला गया है। अपनी कंपनीज ये जो आईटी सेक्टर है वो सर्वाइव करेंगी। हमने देखा है कि 25-30 साल में उन्होंने काफ़ी जो ट्रांजिशंस थे, ट्रांसफॉर्मेशन थे टेक्नोलॉजी के, मैनेज कर लिया है, और उसके बाद भी ग्रोथ कंटिन्यू रही है। आई थिंक एआई के बाद भी, सेटल होने के बाद भी ये कंपनीज के पास काम तो रहेगा, एआई रिलेटेड काम भी आएगा, और हर एक टेक्नोलॉजी साइकिल के बाद एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ वर्क जस्ट एक्सप्लोड, और उसका हमें हमारी कंपनीज को फायदा होता है। तो शॉर्ट टर्म या नियर टर्म में ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है कि ग्रोथ नहीं हो गई एआई के कारण, बट हम देखेंगे आई थिंक आफ्टर 6-12 मंथ्स कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ ग्रोथ थोड़ा पिकअप आएगा, तो ये स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। अगर हम बाकी का मार्केट देखेंगे तो उसमें पी रेशो 25-30-40 ऐसे है, और आईटी सेक्टर में अभी पी रेशो 15-20 के दरमियान आ गए हैं। एक डिविडेंड यील्ड सपोर्ट भी ये स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रांग है, 3.5-4% का डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक्स में है। तो ये स्टॉक्स में भी मुझे लगता है थोड़ा एक्सपोजर रखना चाहिए। हम ओवरवेट नहीं जा सकते हैं, बट एटलीस्ट इक्वल वेट या थोड़ा अंडरवेट हम इस स्टॉक्स में रह सकते हैं। ठीक है सर। लास्ट के अगर मैं 2 महीने में बात करूं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बाउंस बैक आया, हमने देखा कि मार्च फरवरी में बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा था, मार्च फिर ख़राब हो गया युद्ध के चक्कर में, लेकिन फिर अप्रैल में हमने देखा कि बाउंस बैक आया। सर, आपने एज एन मिड कैप फंड मैनेजर किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, आई एम नॉट आस्किंग द शेयर्स बट आई एम आस्किंग द सेक्टर्स, कहाँ पर आपने ज़्यादा शेयर खरीदे, कौन से सेक्टर के खरीदे, और कहाँ पर आपने थोड़ा सा अपना माल अगर बेचा हो तो वो बता दीजिए। यस, तो आप देख रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि ये ऑयल और वॉर के बाद रिन्यूएबल्स और पावर T&D और इवन एआई का जो ट्रेड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन पे काफ़ी जोर है। तो वो सेक्टर के जो स्टॉक है पावर T&D या केबल्स वायर, वो स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है, तो वो स्टॉक्स पे थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत कम हो गया है, तो वहाँ पे हम थोड़ा ट्रिम करने जा रहे हैं। और दूसरे साइड पे फाइनेंशियल्स में काफ़ी हमने एक्सपोजर बढ़ाने का ट्राई किया है लास्ट 1-2 महीने में, बिकॉज
एक तो हमारा क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रहा है। ऑलमोस्ट हम जो सिंगल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ पे चले गए थे लास्ट कैलेंडर में, अभी हम डबल डिजिट में आ रहे हैं, और बेस इज फेवरेबल। और बिकॉज कमोडिटी और ऑयल सब जगह इन्फ्लेशन है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी एक बढ़ोतरी हम देखेंगे, तो इट विल हेल्प द क्रेडिट ग्रोथ। बिकॉज जो इन्फ्लेशन वापस आ रहा है और आगे भी बढ़ने की आशंका है, तो उसकी वजह से जो रेट कट साइकिल आरबीआई का था वो अभी मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गया है। यहाँ से रेट कट होने की संभावना कम हो गई है, शायद नेक्स्ट कैलेंडर में बढ़ भी सकते हैं। तो उसकी वजह से बैंक्स में जो मार्जिन प्रेशर हम देख रहे थे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का, वो भी कम हो गया है। और हालांकि बिकॉज ये इन्फ्लेशन ऑयल और कमोडिटीज का है और अवेलेबिलिटी के भी कंसर्न्स है, थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। बट अभी भी हमारे जो क्रेडिट कॉस्ट है फाइनेंशियल सिस्टम के बहुत ही लो लेवल पे है, तो क्रेडिट ग्रोथ वापस आने की संभावना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अपने लेवल पे बने रहेंगे, और क्रेडिट कॉस्ट भी अब लोअर लेवल पे है। और कंपेयर टू एंटायर मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है, इसके लिए हम फाइनेंशियल स्पेस में काफ़ी एक्सपोजर बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक प्राइसेस और डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज का ग्रोथ रेट्स। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में आप ओवरवेट जा रहे हो, और सर पावर और केबल शेयर में जहां पर कि थोड़ी तेजी बनी वहां पर आप प्रॉफिट बुक करने का प्लान कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? Yes. ठीक है सर। अच्छा सर, जो बाकी और सेक्टर हैं उनके क्या हालात Yes. चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीज टू सेक्टर? या इनके अलावा हम हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी देख रहे हैं कि इट इज इमर्जिंग एज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी फॉर इंडिया, बिकॉज नीड तो बहुत है इंडिया में और बढ़ती जाएगी। और दूसरे साइड पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, बी एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ले लीजिए या फिर इंडिविजुअल डॉक्टर्स के डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स अब तक चलते थे, आई थिंक वो अभी कम होते जा रहे हैं। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ही शायद इंडिया के हेल्थ केयर नीड्स को सर्विस करेंगे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है। आज हमारे पास कुछ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 40 से 50 हज़ार बेड्स है, जो क्वालिटी बेड्स हम बोल सकते हैं, वो नेक्स्ट 4-5 साल में सबका प्लान है कि ऑलमोस्ट डबल करेंगे। और इसमें ये जो डबल करने की जो बात हो रही है, वो पूरा इंटरनल एक्रूवल्स, मतलब वो बाहर से डेट या इक्विटी लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स जो स्टॉक्स है उसमें काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है आगे के 3-5 साल में। जो प्राइवेट बैंक्स में हुआ लास्ट के 10-20 साल में, शायद आगे के 3-5 साल या उससे भी ज़्यादा समय में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो सकता है। तो हॉस्पिटल स्पेस एक जो है वहाँ पे हर एक जो मतलब गिरावट आती है, उसमें हम ट्राई करते हैं कि हॉस्पिटल स्टॉक में हम एडिशन करें। तो फाइनेंशियल्स, हॉस्पिटल, ये जो आज के सेक्टर्स मतलब इस मार्केट में हम एडिशन करने का देख रहे हैं। ठीक है सर, तो हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, तो यहाँ पर आपने ओवरवेट लेने की कोशिश कर रहे हैं सर आप, और कुछ एक सेक्टर्स जहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया। फेयर एनफ सर, तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मिड कैप फंड है और जो आप मैनेज कर रहे हैं वो अच्छे से काम करे और इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करे, एंड देन हम नेक्स्ट टाइम बात करें तो आप बहुत सारे सेक्टर्स पर बुलिश हो और कोई बहुत कम सेक्टर हो जहाँ पर के बेयर रन का कोई डर हो। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू, थैंक यू सर। तो ये थे कोटक मिड कैप फंड के फंड मैनेजर, जिन्होंने बताया कि मिड कैप शेयरों में उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में। तो फिलहाल इस खास पेशकश को पे विराम देते हैं। नमस्कार।